दो फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि एंजाइम का फंक्शन एंजाइम की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और सेकंड, अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, अगेन रेट ऑफ रिएक्शन एक ख़ास लिमिट तक बढ़ेगा जब तक कि एक्टिव साइट्स अवेलेबल है। जब सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड होंगे, मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ नहीं बढ़ता। अब थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। थर्ड इज टेम्परेचर। हर एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर पर फंक्शन कर सकता है। उस ख़ास टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। सो एवरी एंजाइम फंक्शंस एट अ पर्टिकुलर या ऑप्टिमम टेम्परेचर। उस ख़ास टेम्परेचर को ह्यूमन बॉडी के केस में हम 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसिडर करते हैं, इसलिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम मेंटेन रहता है। सो एंजाइम्स फंक्शन बेस्ट at a specific temperature called optimum temperature। इसे हम कहते हैं optimum temperature। ह्यूमन बॉडी के केस में ये कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। अगर आप ऐसी लेबॉर्ट्री में देखें तो फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise of temperature, rate of reaction is doubled। तो लिहाजा विद इन नैरो रेंज टेम्परेचर बढ़ाने पर इंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू? देखिए, नंबर वन, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। ये इंजाइम है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शन या कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, चीज़ें जल्दी कन्वर्ट होंगी। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases number of collisions between enzyme and substrate, number of collisions between enzyme and substrate। सेकेंड मैकेनिज्म ये है कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए एक ख़ास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर पहले 7 मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी थी, एंजाइम के 7 मॉलिक्यूल्स के पास, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है उनकी तादाद बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगेन बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases number of molecules that possess activation energy, that possess activation energy। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी उनके पास भी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर। मगर अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तब क्या प्रॉब्लम होगी? क्या रेट ऑफ रिएक्शन मज़ीद बढ़ेगा या प्रॉब्लम होगी? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए तो उससे क्या होगा, इस एंजाइम के एटम्स के दरमियान वाइब्रेशन, इस एंजाइम के एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। इस एंजाइम के, देखिए ये है एटम्स, इस एंजाइम के एटम्स की
वाइब्रेशन बढ़ जाएगी और एंजाइम का मॉलिक्यूल डीनेचर हो सकता है। जस्ट अ मिनट प्लीज। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, एंजाइम के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। इससे रिजल्ट क्या होगा? एंजाइम लूजेस इट्स स्ट्रक्चर और उसे हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करते। देयर इज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ता है। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है? नंबर 1, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है उनकी तादाद बढ़ जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। नंबर 2, वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी, अब वो भी एनर्जी गेन करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन बढ़ जाएगा। मगर बहुत हाई टेम्परेचर पर एंजाइम इज डीनेचर्ड। फोर्थ फैक्टर है पीएच। हर एंजाइम एक खास पीएच पर काम कर सकता है। पीएच क्या है? इसका कंसेप्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो हर एंजाइम एक खास पीएच पर फंक्शन कर सकता है, उसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। सो एवरी एंजाइम functions best at a pH known as optimum pH। जो ओरल कैविटी है, इसमें एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में काम कर सकते हैं या पीएच 7 से अबव होता है। स्टमक एसिडिक है, वह वो एंजाइम्स काम कर सकते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। वहाँ पर पीएच 1.3 1.4 यानी हाईली एसिडिक है। इंटेस्टाइन में अगेन एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में काम कर सकते हैं। तो इंटेस्टाइन का मीडियम अल्कलाइन है। तो हर एंजाइम एक खास पीएच पर काम कर सकता है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा चेंज किया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, प्रॉब्लम ये होगी, ये एंजाइम है, इस एंजाइम का ये पार्ट कहलाता है एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट पर एक खास चार्ज होता है। बुक में लिखा है एक्टिव साइट इज अ चार्ज बेयरिंग साइट। फॉर एग्जांपल, इस पर चार्ज है पॉजिटिव, जो इसके साथ सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा उस पर चार्ज है नेगेटिव, तो इजीली बाइंड कर सकते हैं। मगर अगर पीएच बहुत ज़्यादा चेंज किया जाए, पीएच इस चार्ज को चेंज कर देगा। सपोज ये पॉजिटिव को नेगेटिव बना लेता है, जब ये नेगेटिव बन जाएगा एक्टिव साइट, ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ही नहीं करेगा। सो चेंजिंग पीएच इट चेंजेस आयोनाइजेशन या चार्ज। किसका चार्ज चेंज कर सकता है? एक्टिव साइट का भी चेंज कर सकता है, सबस्ट्रेट का भी चेंज कर सकता है। सो इट चेंजेस चार्ज ऑफ एक्टिव साइट और substrate and hence it can also denature enzyme. It denatures enzyme. It makes enzyme completely non-functional. तो हर एंजाइम एक खास पीएच पर काम कर सकता है, इसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर हम पीएच बहुत ज़्यादा चेंज करें तो ये एक्टिव साइट के चार्ज को या सबस्ट्रेट के चार्ज को इस तरह चेंज कर लेगा कि वो आपस में बाइंड नहीं करेंगे और एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। टेम्परेचर के केस में अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो क्या एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लो होगा? यस। टेम्परेचर अगर आप कम कर लें, एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लो होगा। बहुत लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिवेट होता है
डीनेचर नहीं होता, याद रखें। एट वेरी हाई टेम्परेचर एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड एंड डीनेचर्ड, यानी कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हो जाएगा। मगर बहुत लो टेम्परेचर पर एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड but not denatured. What is inhibitor? हमने कोफैक्टर पढ़ा कि कोफैक्टर एंजाइम के फंक्शन को इनहेंस करता है। व्हाट इज इनहिबिटर? अगर एक सब्सटेंस एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट करे उसे हम इनहिबिटर कहते हैं। सो इनहिबिटर क्या होगा? अ सब्सटेंस that inhibits function of enzyme. इसके दो टाइप्स हैं। एक एंजाइम को अगर इनहिबिटर कंप्लीटली इनहिबिट करे इरिवर्सिबली, उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो फर्स्ट टाइप होगा इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ये इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट को फिजिकली ब्लॉक करता है या एंजाइम के ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे एंजाइम हमेशा के लिए इनहिबिट हो जाएगा इरिवर्सिबली। सो इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या करेगा? इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद एंजाइम and inhibits it irreversibly. It forms covalent bond with enzyme. अब किन दो तरीकों से ये एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर सकता है? इट कैन फिजिकली ब्लॉक एक्टिव साइट, क्योंकि आकर परमानेंटली वहां पर लग गया है तो एंजाइम कभी काम नहीं कर सकेगा। इट फिजिकली ब्लॉक्स एक्टिव साइट और it destroys, it changes the globular structure of enzyme. It destroys globular structure of enzyme. अगला है रिवर्सिबल इनहिबिटर। अगर एक इनहिबिटर एंजाइम के साथ लूज बॉन्ड बनाए और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर उस इनहिबिटर के फंक्शन को हम इनहिबिट कर सकें, उससे फिर हम कहेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर। सो रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होगा? इट फॉर्म्स loose bonds with enzyme. It forms loose bonds with enzyme. रिवर्सिबल इनहिबिटर की फर्दर दो टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स, नंबर 1 competitive inhibitor। competitive inhibitor अगर एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, अब ये इमेज देख लें, अगर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की शेप सेम हो, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की शेप सेम है। पहले एक जनरल इलस्ट्रेशन से शो करता हूँ, फिर आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा। देखिए ये एक एंजाइम है, इसका ये रेड सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट, एक ऐसा इनहिबिटर आ जाए जो सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर शेप का हो, ये इनहिबिटर। अगर एक इनहिबिटर ऐसा हो जो सबस्ट्रेट ही की शेप का हो और सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करे और बजाय सबस्ट्रेट के ये इनहिबिटर आकर एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर ले, तो ये इनहिबिटर कहलाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसलिए कि ये सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट कर रहा है फॉर द एक्टिव साइट। तो इस केस में क्या होगा? सबस्ट्रेट सॉरी इनहिबिटर सबस्ट्रेट की शेप का होगा और एक्टिव साइट को ऑक्युपाई करेगा।
आप इस दूसरे इमेज में देख लें, ये सबस्ट्रेट है, इसने आकर बाइंड करना है और ये प्रोडक्ट्स बनाने, ये प्रोडक्ट्स। अगर एक ऐसा इनहिबिटर हो जो कि बिल्कुल सबस्ट्रेट की शेप का है, ऑलमोस्ट उसका टिप सबस्ट्रेट की शेप का है, वो आकर यहाँ पर बाइंड कर लें, तो ये सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देगा। देखिए सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहा। तो अगर इनहिबिटर सबस्ट्रेट की शेप का हो और बजाय सबस्ट्रेट के इनहिबिटर आकर एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर ले, इस इनहिबिटर को हम कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर। व्हाई कम्पिटिटिव? इट इज कंपीटिंग विद सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। एक और है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट की शेप का नहीं होता और ना ही एक्टिव साइट के साथ ऑक्युपाई के साथ जो है बॉन्डिंग शो करता है। देखिए ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट। एंजाइम में एक और साइट होती है, उसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट, ये क्या है? एक्टिव साइट। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा इनहिबिटर हो, एक ऐसा इनहिबिटर हो जो आकर इस एलोस्टेरिक साइट को ऑक्युपाई कर ले और उसको ऑक्युपाई करने के बाद एंजाइम की पूरी मॉर्फोलॉजी चेंज कर ले। किस तरह से मॉर्फोलॉजी चेंज कर ले? देखिए अगर ये अगर बाइंड कर ले तो ऐसा हो सकता है कि इस एलोस्टेरिक साइट पर इसके बाइंड करने से इस एंजाइम की पूरी शेप चेंज हो, इस तरह से शेप चेंज हो, तब जो इसका एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर सकेगा। तो एक ऐसा इनहिबिटर जो एक्टिव साइट की बजाय एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करके एंजाइम की मॉर्फोलॉजी ऐसी तरह चेंज कर ले कि सबस्ट्रेट वह बाइंड ना कर सके, इसे हम कहेंगे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव और कम्पिटिटिव में फ़र्क क्या है? नॉन कम्पिटिटिव एक्टिव साइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करता है। और ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो जो है वो एक्टिव सबस्ट्रेट की शेप का भी नहीं होता, जबकि कम्पिटिटिव इनहिबिटर आपने प्रीवियसली देखा वो एग्जैक्टली सबस्ट्रेट की शेप का था, एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर रहा था। एक लास्ट केस इस चैप्टर में है नेगेटिव फीडबैक या ऑटो फीडबैक भी आप इसे कह सकते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, और ये प्रोडक्ट आकर इस एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर ले। तो अगर प्रोडक्ट एक्टिव साइट को ऑक्युपाई करके मज़ीद सबस्ट्रेट को बाइंड ना होने दें, इसे ऑटो कैटालाइटिक फीडबैक कहते हैं या नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक में हमने पढ़ा था थायरोक्सिन की एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में या नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन में, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन में एक प्रोडक्ट आकर एक्टिव साइट को ऑक्युपाई करके सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देता, इसे हम नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। इससे पहले क्या था? रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की दो टाइप्स, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। और उससे पहले हमने पढ़ा इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो कि कंप्लीटली एंजाइम को हमेशा के लिए इनएक्टिव बना दें। देन वी डिस्कस्ड रोल ऑफ पीएच एंड रोल ऑफ टेम्परेचर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद चूंकि जो हमारा टेस्ट 20 फरवरी को है 18 या 19 चैप्टर्स का, उसमें बायोफिजिक्स के मैंने सिर्फ 3 चैप्टर्स रखे हैं। तो इस बायोफिजिक्स की जगह कल हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बायो 2 का चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, और जो सपोर्ट एंड मूवमेंट चल रहा है वो एज इट इज़ मूव करता रहेगा, उसे हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब एक शॉर्ट ब्रेक जस्ट 4 मिनट्स की, और उसमें हम
उसके बाद हम बायो 2 स्टार्ट करेंगे।